यहाँ आने के बाद अब तेरा क्या फ्यूचर में है कि आफ्टर 3 इयर्स तू क्विट कर देगा या फिर 5 इयर्स के बाद? हाँ, आई हैव ऑलरेडी डिसाइड मैं क्विट कर रहा हूँ बोल के। अब आई थिंक बीबीए के बाद ही इमीडिएटली एमबीए करना वायबल नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ मैं जाके एमबीए में भी पढ़ूंगा। ये इस कार वाली जो तेरी स्टोरी है ये भी इसी में हुई थी या फिर नहीं, तो मैंने जैसे कि बोला कि मैं बेस कैंप ट्रैकिंग पे गया था, तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने गया था। ठीक है, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई यति से। तू सच ही बोल दे। सेमेस्टर 1 के ब्रेक से याद आया, एक ट्रिप और लगी थी कहीं और। हाँ, एक्चुअली उसके बारे में हाँ, क्या प्लान था? ट्रिप तो थी गोवा की। इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने पहले भी एक बार ट्राई किया था जाने को, बट इन दी एंड दो लोग हैं, नाम ले दूं क्या उन लोगों नाम का? ले सकते हो। अखिलेश और आदित्य अग्रवाल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। तो उन्होंने क्या किया। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ हड़काओ। सो क्या आप जानते हैं कि कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आईएम में पढ़ सकता है? द आंसर इज यस। टुडे एक हम ऐसे गेस्ट को बुला रहे हैं जो नेपाल से है। दिखता इंडियन ही है, बोलता भी हिंदी है, बट वैसे कहने के लिए नेपाली है। द नेम ऑफ द गेस्ट इज हिमांशु शाह। आज आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस रहे, उसने कैसे उसको ओवरकम किया, इंडिया में आके उसने कैसे अडेप्ट किया, और उसके क्या फ्यूचर प्लान है आफ्टर लिविंग इंडिया एंड गोइंग बैक टू नेपाल। हाँ भाई, हिमांशु द ग्रेट, डायरेक्टली फ्रॉम नेपाल। और भाई कैसा है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस स्टेज। नो प्रॉब्लम सर। नेपाल से कैसी यादें जुड़ी हैं, क्या मतलब क्या मिस करते हो, क्या गलियां हैं वहाँ की नेपाल की, कैसा कल्चर है और कैसे डिफरेंट है इंडिया का? देखो, बहुत ही डिफरेंट है, टू बी ऑनेस्ट। मैं जहाँ से आता हूँ ना, यहाँ पे इट्स अ वेरी पीसफुल जगह। नेपाल बहुत पीसफुल जगह है। मैं यहाँ जब पे आया, गाड़ी का हॉर्न सुन के ही ना मेरे को इतना चिढ़ हो गया है। मैं कॉलेज से बाहर ही निकलता है, मेन रीज़न यही होता है, बाहर निकलती हाईवे हॉर्न बजते। तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 12 से बहुत साल, कितने, 18 साल, 19 साल में नेपाल में रहा हूँ। और वहाँ पे क्या है कि इतना पीसफुल, मतलब इतना समझ लो, वहाँ पे हॉर्न बैन किया है। एज इन विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न तुम हॉर्न नहीं बजा सकते। ऐसा है काठमांडू में। तो बहुत डिफरेंट है कल्चर के हिसाब से भी। देखो, जो बिहार का कल्चर है, इट्स क्वाइट सिमिलर टू व्हाट आई फॉलो, व्हाट माय फैमिली फॉलोज, बट जो काठमांडू में कल्चर बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग। ज़्यादा सिमिलरिटीज है ही नहीं। अब आप यहाँ पे आई थिंक दिवाली बोलते हैं, वहाँ पे हम तिहार बोलते हैं। दीपावली को वहाँ पे हम दशहरे बोलते हैं। हम है, हिंदुइज्म बहुत फॉलो होती है उधर, बट कल्चर फिर भी थोड़ा डिफरेंट है, कैसे हम उसको परसीव करते हैं, कैसे हम एक्ट करते हैं उसकी तरफ। तो मेजर डिफरेंस, देखो, मुझे अडेप्ट करने में इधर मुश्किल तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मुझे मालूम है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ बोल के। ऑब्वियसली अपना घर को कौन ही मतलब भूल सकता है, याद तो आता ही है। मैं अभी भी सोचता हूँ यार, सब कुछ छोड़ छाड़ के रहता हूँ काठमांडू में ही, मस्त दोस्तों के साथ बकचोदी करते रहते हैं, बट ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए भी देखना पड़ता है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन मतलब किस एथनिटी सिटी से, और क्या वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है? मेजर लैंग्वेज नेपाली है, मेजर लैंग्वेज। एंड सेकंड में शायद जो मैं बोलता हूँ, मतलब जो मेरा मदर टंग है मैथिली, वो आता है। तो एथनिसिटी वाइज तो हिंदू। देखो, नेपाल वाज अ हिंदू स्टेट। एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है अभी, शायद 20-30 साल हुए चेंज हुए हुए। ठीक है। मैं आई माइट बी रॉन्ग, मेरे को अच्छी से डिटेल नहीं मालूम। तो इट वाज अ हिंदू स्टेट, बाद में जाके सेक्युलर बनाया है। अभी भी मेजोरिटीज हिंदूज ही है। डिस्ट्रीब्यूटेड है थोड़ा, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन तीन मेन जगहों में रहती है। काठमांडू, मतलब हम वैली बोलते हैं, बट इट्स डिवाइड इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट्स, काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर। तो इन्हीं तीन जगहों पे मैक्सिमम पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है। बाकी सिटीज़ भी है, जैसे विराटनगर है, बीरगंज है, लुम्बिनी है, चितवन, धरान, ये सब भी है, बट मेजर पॉपुलेशन मेरी कंसिडर है, क्योंकि कैपिटल है, सब कुछ आपको सुविधा मिल जाता है उधर। तो ऑब्वियसली ये कैपिटल में पॉपुलेशन रहना, इट्स नॉर्मल, डेंसिटी बहुत हाई है वहाँ का। तो इससे पहले कभी इंडिया आया या फिर मतलब पहली बार फॉर एजुकेशन पर्पस इंडिया आया, और या फिर नेपाल से कभी बाहर दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप्स करी हो तूने, कि मैं नहीं नहीं, नेपाल में ही रहा है? नेपाल में ही रहा हूँ। इंटरनेशनल ट्रिप्स ऐसे मैं इंडिया घूमने तो आया था। आई वेंट टू जगन्नाथपुरी टेम्पल, विजिटेड तिरुपति टेम्पल विजिट किया था। हमारा वैष्णो देवी का भी प्लान था, बट बीच में कुछ रीजंस की वजह से नहीं जा पाए। और हैट्स ऑफ टू तिरुपति,
मैं जब वहाँ गया था मैं शॉक हो गया, लाइक इतना क्लीन है वो जगह, इतना क्लीन। प्लास्टिक बैंड, नो प्लास्टिक बॉटल्स। बॉटल आपको मिलेगा ग्लास वाले बॉटल में 1 लीटर का, और इतना साफ। मतलब जब मैंने देखा ना कि ये लोग इतना कर रहे हैं बोल के, एंड वेल मैनेज, वेरी वेल मैनेज, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे भीड़ है बोल के, इतना अच्छे से मैनेज किया है। तो स्टार्टिंग में गया था, हम तो नए, हमें क्या ही मालूम रहता है। तो टिकट विकेट लेना था, उसमें लाइन लगना पड़ता है दर्शन के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था। बाकी जगह कुछ कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ। फ्री ट्रांसपोर्टेशन, बस में चढ़ के कहीं पे भी आप जा सकते हो। फिर उसके बाद में हाउ यू एंटर, उसमें क्या होता है, टिकट दिखा के अंदर जाना पड़ता था। तो एक पाथ बनाया था उन लोगों ने बस जाने के लिए अंदर। और उसमें क्या है, एवरी आई थिंक 10 to 20 मीटर्स में आपको वॉशरूम, पानी पीने की जगह, बैठने की जगह, और ऊपर से सन को ब्लॉक करने के लिए अच्छे से पाथ बनाया था। तो मैं सोचा यार बहुत अच्छे काम किए इन लोगों ने, मैं एक्चुअली बहुत अच्छा फ़ैन हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसे हम नेपाल में क्यों नहीं कर सकते। तो जैसे तू कह रहा है कि जैसे इंडिया में तो इतना अच्छे वेल ट्रीट किया गया, तो अगर मान ले कल को किसी को नेपाल जाना हो ऐसे, तो क्या वो सोच के जाना चाहिए, मतलब कैसे, या गाइड के बेस पे जाना चाहिए, या फिर पहले से पैकेज अपना रखना चाहिए, या फिर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लेस है जो वहाँ जाके ही अपने को एक्सपीरियंस करें? सी, इन दी एंड इट डिपेंड्स तुम्हारा पर्सनैलिटी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि आई डोंट नीड अ गाइड। मैं आराम से, अब हिंदी भी आती है, मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते ही है, तो वहाँ जाके प्रॉब्लम नहीं रहता है कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा, कैसे न कैसे करके रास्ता ढूंढ लूँगा। अब कोई कोई होते हैं कि उनको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, सब कुछ पहले से ही चाहिए कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो उसके लिए पैकेज सही रहता है, गाइड लेना सही रहता है। नेपाल में जाने के लिए इट्स गाइड की ज़रूरत है नहीं। इफ़ इन केस इफ़ यू आर गोइंग फॉर ट्रैक वगैरह, तो आई सजेस्ट यू शुड टेक अ गाइड, बिकॉज ट्रैकिंग थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो नेपाल में कोई ऐसी पर्टिकुलर जगहों के नाम जहाँ पे कोई ट्रैक कर सकता है, या फिर कोई घूमने की जगह? बहुत बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है एक्चुअली। इनफैक्ट रिसेंटली जो मेरा सेमेस्टर ब्रेक था हमारा फर्स्ट ईयर के बाद, आई एक्चुअली वेंट टू गोक्यो लेक। सो इट्स ऑन, मतलब इट्स ऑन द वे टुवर्ड्स एवरेस्ट बेस कैंप। बेस कैंप जाने वाले रास्ते पे ही पड़ता है, पड़ता तो नहीं है, अलग थोड़ा डेविएट होके जाना पड़ता है। बट आई वेंट देयर। मेरा मेन प्लान था पहले एवरेस्ट बेस कैंप जाने का ही, बट ये हो गया कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था बीच में, क्योंकि अचानक से अगर लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड में आए थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर आई चेंज माई प्लान, अभी एवरेस्ट बेस कैंप नहीं जाता, आई ट्राई सम अदर टाइम व्हेन आई एम कम्प्लीटली फिट। सो आई वेंट टू गोक्यो लेक। इट्स नॉट दैट इट वाज इजी टास्क, मुश्किल ही था। इट वाज आई थिंक अराउंड 4800 मीटर पे था, तो कंप्लीट तो हो गया, आई वॉज वेरी हैप्पी। ये है, एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक हो गया। फिर यू हैव अन्नपूर्णा सर्किट। फिर बहुत सारी ट्रैक्स है, आप गोसाईकुंडा जा सकती हो, आई थिंक इट्स तिलिचो लेक बोल के, इट्स एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। सो ऐसी सीनिक जगह नेपाल में बहुत सारी है, कैन विजिट इट। मेन मेन चीज़ नेपाल की यही है, इट हैज़ लॉट ऑफ माउंटेन्स। ओके। ऐसा सीन्स बहुत सारी है, यू नॉट फील कि मैं, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया है, एक ही बहुत ही डिफरेंट दुनिया है। जैसे कि आप अगर उत्तराखंड साइड भी जाओगे इंडिया में, हाँ। तो मुझे ये नहीं फील होता है कि यू कैन एक्सपीरियंस व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस इन नेपाल। दैट्स काइंड ऑफ डिफरेंट, आई फील दैट। मैं गया नहीं हूँ उत्तराखंड साइड, हिमाचल साइड, बट मुझे लगता है कि नेपाल का जो माउंटेन्स है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही, मतलब नॉट इन अ बैड वे, आई एम सेइंग हिमाचल फर्क है, बट यूनिक है थोड़ा। सेमेस्टर 1 की ब्रेक से याद आया, एक ट्रिप और लगी थी कहीं और, हाँ, एक्चुअली उसके बारे में हाँ, क्या प्लान था? ट्रिप तो थी गोवा की। इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने पहले भी एक बार ट्राई किया था जाने को, बट इन दी एंड दो लोग हैं, नाम ले दूँ क्या उन लोगों नाम का? ले सकते हो। अखिलेश और आदित्य अग्रवाल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ हाँ भाई चलेंगे चलेंगे, तू बोल भाई, मैं सामान रेडी है, हम रेडी है चलने के लिए। टिकट भी करवा ली ट्रेन की, कि यहाँ से दिल्ली आएंगे, दिल्ली से जाएंगे अच्छा, बोल के। ट्रेन बुक हो चुकी? ट्रेन बुक हो चुकी थी। थैंक गॉड मैंने फ्लाइट की टिकट नहीं की थी उस वक्त। नहीं नहीं नहीं, हमारा यहाँ था कि हम कॉलेज से ही जाएंगे बोल के, नहीं कॉलेज से जाएंगे कहीं से, ऐसे ही था। तो ट्रेन की टिकट बुक हो गई है, अब हम विला ढूंढ रहे हैं कहाँ पे रहना है बोल के। 2 दिन बाद फ़ोन आता है अखिलेश का, भाई सुन यार मैं नहीं आ रहा, वो इंटर्नशिप लगी है मेरी, मैं इंटर्नशिप, रिलायंस की इंटर्नशिप लगाई है ना इन लोगों ने, वो उसमें काम करना है मुझे। एक गया। फिर आदित्य अग्रवाल बोलता है, और आदित्य अग्रवाल का सबसे सबसे घटिया रीज़न था, भाई
ट्रेन बहुत लंबा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, इतना ट्रैवल नहीं कर सकता मैं। ये था उसका। अब इतना गुस्सा आया, हमने बोला यार भाई जा ही नहीं रही है कोई भी, कंफर्म ही नहीं है, कैंसिल कर दे। तो 600 रुपये अभी भी मुझे आदित्य अग्रवाल से लेना है मेरे ट्रेन के टिकट के लिए। आदित्य अग्रवाल सुन रहा है तो 600 रुपये। 600 रुपये भाई कर देना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था याद रखना। तो हाँ, और फिर क्या हुआ, सेमेस्टर ब्रेक स्टार्ट हो गया, सब लोग अपने घर चले गए। एक दिन कॉल आता है ग्रुप में, सब लोग हैं, फिर बोलते भाई गोवा चलते। मैंने कहा चल टिकट कर, ऑन द स्पॉट टिकट कर ली। अब अभी भी श्योरिटी नहीं है कि हम जा रहे हैं बोल के, और मैं इतना पागल, मैंने फ़्लाइट की टिकट भी कर ली नेपाल टू दिल्ली, आने जाने दोनों को कर लिया राउंड भाई। अब मैंने टिकट बुक कर ली है, और ये 1 महीने पहले की बात है, एज इन ट्रिप से 1 महीने पहले की। अच्छा। ये नहीं कि इमिडिएटली किया है कि अगले हफ्ते जाना है, 1 महीने पहले से मैं बोला अगर ये हुआ कैंसिल। पैसे मेरे जाएंगे बहुत सारे, बहुत सारे। अब पापा को बोलूँगा क्या मैं, ट्रिप कैंसिल होगी। मैंने बोला चल कोई ना, अगर होगा तो दिल्ली घूम लूँगा कहीं पे, अकेले चला जाऊँगा गोवा में, ट्रेन की टिकट तो था ही। तो 6 लोग माने, गए। और एक प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि हमने दिल्ली टू गोवा किया था, हमने सोचा 36 घंटे तो कर ही लेंगे ट्रेन में, बट जो हालत ख़राब हुई हमारी उस वक्त, मुश्किल था। एक ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हुआ, आने जाने में ट्रेन की वजह से बहुत लेंदी आवर्स था, बट गोवा में मज़ा तो आया। गोवा में कोई कांड वांड कुछ याद? कांड तो क्या ही है, बोल सकते हैं क्या इसमें? थोड़ा फॉर्मल बोल सकते हो। यही देखो, गोवा में ऑब्वियसली वॉट एवर यू डू, दारू वगैरह वो तो नॉर्मल चीज़ ही है। और ऑफ सीजन था थोड़ा, तो उतना टूरिस्ट थे नहीं थे, बट जिस लेवल के होनी तो चाहिए थी उतने तेरे थे। को कैसा लगा कि मतलब गोवा तू पहले गोवा अभी गोवा गया, उससे पहले पहले तू जगन्नाथपुरी गया था, तो टूरिस्ट वाइज कैसा ट्रीटमेंट था, डिफरेंस? ट्रीटमेंट डिफरेंस आई डोंट थिंक, देखो हर टूरिस्ट एरिया में यही रहता है कि हॉस्पिटैलिटी बेस्ट रहती है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते एक जगह का अच्छा है, एक जगह का बुरा है। अपना अपना लोकेशन के हिसाब से जगन्नाथपुरी गया तो वहाँ पे भी हॉस्पिटैलिटी अच्छा ही था, टूरिस्ट एरिया है ऑब्वियसली। गोवा भी था, बट अब वहाँ का क्या हो जाता है कि पूरी का कम्प्लीटली ऑरा डिफरेंट है, वो है मोस्टली फॉर धार्मिक चीज़ें, रिलीजियस पर्पस। रिलीजियस पर्पस हो गया। बट गोवा इज जस्ट फॉर हैविंग फन, मेंटाली डिफरेंट रहती है वहाँ पे। आप जो चीज़ गोवा में कर रहे हो वहाँ आप जगन्नाथपुरी की साइड नहीं कर सकते, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आप। ठीक है। और गोवा में जैसे कि अब दारू का हो गया, आप ले जा सकते हो, पी सकते हो, मे बी जगन्नाथपुरी में आप होटल्स वगैरह में रूम में नहीं पी सकते मे बी, ठीक है। तो सिचुएशन मतलब लोकेशन की वजह से भी बहुत सारी डिफरेंसेस आ जाती है। और वैसा मैंने फील तो कुछ किया नहीं था, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा डिफरेंसेस आ सकता दोस्तों की बात कर रहा है तो चलिए, तो कॉलेज के दोस्त हो गए आदित्य अग्रवाल और अखिलेश, है। लेकिन स्कूल के दोस्त कुछ याद जो स्कूल में कभी मस्ती करी हो या फिर वहाँ पे कोई कांड की हो? कांड तो बहुत सारी है, जो नॉर्मल, देखो फ्रॉम क्लास 1 to 7 मैं बोलता हूँ उतना मैं था नहीं, इंट्रोवर्ट था, मैं बात नहीं करता था, सेलेक्टिव फ्रेंड्स थे। और ये भी नहीं कि वो फ्रेंड्स बकचोदी करने वाले थे, पढ़ाई करो, मार्क्स लेके आओ, घर जाओ, मम्मी पापा को दिखाओ, खुश करो, ठीक ऐसा है। था मेंटालिटी। क्या हुआ क्लास 8 में, मेरे को मिला कुछ हाँ। ऐसे दोस्त जो, जो मेरे अंदर था बकचोदी करने की पोटेंशियल था, वो बस निखर नहीं बाहर नहीं आ रहा था बस, ठीक है। तो वो निकालने में उन लोगों ने बहुत हेल्प किया है मेरा। आई मीन वो मेन दो दोस्त है, उन दोनों को तो मैं हैट्स ऑफ देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, एज इन मेरा बिहेवियर जैसा है। ठीक है। अभी तक जितना भी मेरा इन्फ्लुएंस हुआ है ना, मेरा बिहेवियर है, दोस्तों की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, दोस्तों की वजह से ही शेप हुआ हूँ मैं। तो एक दोस्त था सिरांजन खनाल बोल के, तो उससे मैं क्लास 4 से जानता हूँ। उससे पहले क्लास 1 to 3 में किसको ही क्या ही याद रहता है। तो सेम क्लास में थे, और क्लास 5 में वो जहाँ पे मैं रहता उसी लोकेलिटी में आ गया था, साथ में घूमते थे वगैरह वगैरह। बट उस वक्त भी उसके साथ उतना वो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है ना, वो ऐसा नहीं था। वो जाके बनी क्लास 7 8 8 टाइम में, तो वहीं से मेरा बकचोदी करने का स्टार्ट हुआ। तो होती थी नॉर्मल बकचोदी। अब बोलना तो नहीं चाहूँगा इसमें, क्योंकि अगर ये पॉडकास्ट मम्मी पापा ने देख लिया तो फिर नहीं नहीं, इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं। बिल्कुल ठीक ठीक अब ठीक। दारू का बोल दिया वो तो पता ही है पापा को, कि पापा के साथ बहुत फ्रैंक को मैंने बोला है पापा को मैंने दारू पिया है बोल के, बट ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत पिया है बोल के, तो पिया है। पापा तेरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं,
तो तेरे को कुछ में कुछ हेल्प होती है या फिर तेरी लाइफ में उसका कोई इम्पैक्ट आता है कि पापा अगर माने तेरे मिनिस्टर है नेपाल की कोई, तो तेरे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या वीआईपी कहीं ऐसा हो कि जहाँ पे तेरे को प्रिविलेज मिली हो? प्रिविलेज नो, देखो अ, मेरे पापा को जो सक्सेस मिला है, इट्स वेरी रिसेंट, मतलब 10 साल भी नहीं हुए। अब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेगा तो 10 साल इज़ नॉट अ लॉन्ग टाइम, तुझे भी मालूम है। तो ऐसा कभी फील हुआ नहीं, क्योंकि इससे पहले ना जब पापा मिनिस्टर नहीं थे तो इज्जत मिलती थी, ये नहीं कि इज्जत की बात नहीं है, या पापा ने इज्जत बहुत कमाई है। तो मैंने को अभी ऐसा ऐसा नहीं हुआ है कि मैं वो इज्जत को मिसयूज करूँ कहीं पे। मुझे सिखाई ऐसे गया है मम्मी पापा ने कि नहीं करना है बोल के, और अंदर से भी मेरे से नहीं होता है कि दिखाऊं अरे यार मेरा बाप को जानता है तू कौन है वगैरह वगैरह, नहीं होता है मेरे से। तो ऐसा स्पेशल प्रिविलेज एज इन ऑब्वियसली इज्जत तो मिलेगा ही, कि अगर पापा के साथ कहीं चले गए तो अच्छी जगह पे बैठने को मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, खाना ऑफर कर देते हैं, ऐसा नॉर्मल तो होता ही है। ठीक है। और जैसे कि अब ये तो हर जगह होता है, कहीं पे ऑफिस पे चले गए, काम करवाना है, तो तो उतना बायसनेस तो होता इंडिया ही में है। भी इतना है? इंडिया में तो इससे ज़्यादा होता है, वो देखा भी है हमने। तो नॉर्मल जो चीज़ें होती है वो तो होता ही था। मतलब जो लेंदी काम होते हैं ना, जैसे कि हॉस्पिटल में लाइन लगना पड़ता था, तो उसमें नहीं होता था, उसमें हेल्प हो जाता था क्योंकि जान पहचान के थे, जल्दी करवा हम्म। देते। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो तो जल्दी जल्दी फॉर्म वॉर्म भर के स्लॉट मिल जाता था। तो उन सब चीज़ों के लिए किया है, और मैं रिग्रेट भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी हो जाता था, बट बाकी चीज़ों के लिए नहीं। तो फैमिली के साथ तूने टाइम बिताया कोविड में, अच्छा खासा बताया होगा। नहीं, नहीं फैमिली में। फैमिली के साथ ये हो गया था कि जब स्टार्ट होने वाला था, पहले हम गए थे गांव। तो गांव में तो अच्छे से मम्मी पापा, दीदी तो नहीं थी खैर उस वक्त, भैया और कजन्स थे, तो मज़े तो किए थे। बट क्या हुआ, मम्मी को वापस आना पड़ा, उनकी उनकी ऑफिस स्टार्ट हो रही थी। तो मम्मी तो अकेली रहती, तो मैं मम्मी के साथ यहाँ आ गया था। तो स्टार्टिंग के 1 या 2 मंथ तो अच्छे से फैमिली के साथ ही बिताया था। उसके बाद में बस मैं और मम्मी थे घर पे। तो उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी लॉकडाउन में। अब शेयर नहीं करना चाहता, बट नहीं, आई इट्स रिस्पेक्ट इट्स दैट। इट्स इट्स प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो गई मेरी पर्सनल लाइफ में। तो उसकी वजह से अब वहाँ गांव पे होता तो आई थिंक आई वुड बी फाइन, बट यहाँ घर पे अकेले तो फिर मुश्किल हो गया था तो फिर। ये कार वाली जो तेरी स्टोरी है, ये भी उसी में हुई थी या फिर नहीं किसी नहीं नहीं, ये पहले तो हुआ? अब तेरे को सच जानना है झूठ जानना है ये बता। तू जो बताएगा वो नहीं मैं नहीं मान नहीं, अब लूंगा। तू बोल। क्यों, मतलब ऐसा कि इसमें सच और झूठ का क्या रिलेशन? नहीं, झूठ है वो फनी है, अच्छा। सच है वो सीरियस है थोड़ा। तो तू झूठ ही बोल दे पहले। चलो, तो मैंने जैसे कि बोला कि मैं बेस कैंप ट्रैकिंग पे गया था, तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने गया था, ठीक है। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई यति से। तू सच ही बोल दे। अच्छा चलो सच ही बोलते। क्या हुआ, बचपन की है, 2-3 साल का था तब की बात है। हम्म। रेंट पे रहते थे, और मेरा एक आदत था कि मैं पापा को हमेशा बाय बोलता था जब वो ऑफिस जाते थे। हम्म। तो उस दिन पापा जल्दी नीचे उतर गए, तो मैं बोला मम्मी को, बोला मैं मम्मी को बाय बोल के आता हूँ बोल के। और उस वक्त क्या होता था कि पापा बाइक चलाते नहीं थे, एक भैया होते थे जो हेल्प करते थे पापा को ट्रांसपोर्ट, मतलब इधर उधर ले जाने के लिए। तो पापा ने वॉलेट भूल गए थे, तो वो वॉलेट लेने गए थे ऊपर, और मैं नीचे जा रहा था पापा को बाय बोले। तो जो लैंडलॉर्ड था, उसका जो डॉग था, उसको क्या करते रात को ही खोलते थे, दिन में लॉक करके रखते थे क्योंकि थोड़ा अग्रेसिव था। बट क्या हुआ, लैंडलॉर्ड ने बंद करना भूल गया, और जैसे ही मैं नीचे पहुंचा ग्राउंड फ्लोर पे, कुत्ते ने मेरे को देखा, पापा गेट के बाहर, जो भैया है वो ऊपर वॉलेट लेने गए थे, मम्मी ऊपर है, और लैंडलॉर्ड अपने रूम में था, मतलब ग्राउंड फ्लोर में ही रहता था। ठीक है। तो वही हुआ, कुत्ता आया, जोर से आया, वहीं कांड। झपटा, काटा नहीं, स्क्रैच हुआ था। अब उस वक्त मेरे को ऐसी डिटेल तो नहीं मालूम, जैसे जैसे करके बच तो गया मैं, बट वही प्रोसेस में ही हो गया था। तो अब एक्सीडेंट ही है, अब क्या ही मान चल सकते हैं। कोई नहीं है उसका तो। लेकिन मैंने देखा तू गेम्स वगैरह भी बहुत खेलता है, मतलब बीजीएम है और बाकी तो, ये मतलब पर्टिकुलर स्टोरी है इसके पीछे या फिर मतलब तेरे को अच्छा लगता है खेलना? अच्छा लगता है, वही तो ये सब लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था मेरा, जब कुछ नहीं था करने के लिए, तो चलो बीजीएम ही खेलते हैं। ऐसे करते करते इंटरेस्ट जग गया, फिर ई स्पोर्ट्स वगैरह टूर्नामेंट्स वगैरह खेलता था। फिर उसके बाद में 11th में ऑनलाइन क्लासेस, सब क्लासेस छोड़ के मैं खेलता था। तो फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो सीधा ही फिजिकल एग्ज़ाम्स हो रहे थे, और मैंने तो कुछ पढ़ा है ही नहीं, तो मैं फिज़िक्स में फ़ेल हो गया था उस टाइम।
तो फिर उसके बाद में नहीं यार पढ़ाई करनी पड़ेगी बोल के सब कुछ छोड़ दिया तो मैंने। मतलब फिजिक्स बोल के मतलब कि साइंस बैकग्राउंड से, हाँ साइंस बैकग्राउंड से। तो फिर मतलब साइंस से मैनेजमेंट पे आने का मतलब कि तेरा साइंस आगे परस्यू करने का नहीं था? नहीं नहीं साइंस मैंने इसीलिए लिया था सो दैट आई कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मुझे अभी तक नहीं मालूम, उस वक्त मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना है बोल के। तो सेफेस्ट ऑप्शन हुआ साइंस। अगर मेरा मैंने 1 साल के लिए बायोलॉजी भी पढ़ा था कि अगर मेडिकल होगा तो मेडिकल फील्ड में चला जाऊंगा, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में चला जाऊंगा, दोनों नहीं तो मैनेजमेंट है तो ही। तेरा मन नहीं करा कभी अभी फादर की पॉलिटिकल लाइन में जाना आगे? नहीं पापा खुद बोलते इस लाइन में मत जा, पहले खुद का कर, खुद का कमा, जब सही टाइम रहेगा तो घुस जाना। और ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये एक बार स्टार्ट हो गया है तो वही लाइन पे फैमिली जैसा ही एक जनरेशन वाइज करना है। तो अपना खुद का कर पहले कुछ। चल मतलब ठीक है, मतलब तू तेरे फादर को चाहते हैं कि जैसे कि तू खुद स्टैंड हो पहले। पहले खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जा, फिर बाद में जाके ये सब देखेंगे। जब तू सक्सेसफुल हो जाएगा, तेरे को अब मन करे तो कर लेना, नहीं करे तो ठीक है, तू तो अपने पैरों में खड़ा हो ही गया है। तो इसको एज अ बैकअप मत रख, इसको ये मत रख कि अगर कुछ नहीं है तो ये है बोल के। तू खुद का ही कर, ये है पापा का। अगर मान ले जैसे किसी को नेपाल से इंडिया आना फॉर एजुकेशन पर्पज, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या फॉर्म्स वगैरह रहते हैं? प्रोसीजर कुछ नहीं रहता है एक्चुअली। देखो इंडिया और नेपाल का रिलेशंस क्या है कि कुछ रिक्वायर नहीं है, यू डोंट रिक्वायर अ वीज़ा, फ्री वीज़ा है, लोग देखते भी नहीं है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट तब पासपोर्ट लगता है, वरना अगर बस वस से जा रहे हो तो कुछ नहीं कोई देखता। इतना सच तो ना बोलना होता है। नहीं नहीं जेन्युइन नहीं है, इट्स अच्छा, इट्स मतलब ये ऑफिशियल है? ऑफिशियल ही है, अच्छा। ऑफिशियल ही है। रिलेशंस ही ऐसा है कि ये नहीं है कि वीज़ा वीज़ा रिक्वायर्ड है। ओनली अब फ्लाइट में कर रहे हो तो वहाँ का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बट अगर बाई रोड ओपन बॉर्डर रहते तो कोई भी इधर उधर कर सकता है, ऐसा कुछ रहता नहीं है। और एंट्री भी शायद नहीं करना पड़ता है, अगर बाई रोड ही गाड़ी वाड़ी से जा रहे हो तो फिर करना पड़ता है, बट ऐसे ही तुम क्रॉस कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जहाँ तक है एजुकेशन का, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंडियन एम्बेसी ने जो नेपली स्टूडेंट के लिए निकाला है, मैं भी उसी के थ्रू ही आया हूँ यहाँ पे। एक स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव है जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। कॉमन पोर्टल है, सब बहुत सारी सिम्बायोसिस, आई एम बोध गया वाज देयर, फिर आई थिंक एन आई टीज आर देयर, गुड यूनिवर्सिटीज़ आर प्रेजेंट इन एंड मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ टू। तो ये हो गया है कि एक तो नेपाली स्टूडेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है। इंडिया इज़ नॉट अ बैड प्लेस टू स्टडी, इट्स वेरी गुड। एंड अभी डेवलप भी बहुत हो रहा है इंडिया एजुकेशन सेक्टर में, जिसको इंडिया एज इन, मुझे पर्सनली क्यों ये फील हुआ है कि इट्स जस्ट राइट बिसाइड माई कंट्री, मेरे को इतना दूर जाना भी नहीं पड़ेगा और आई एम गेटिंग गुड एजुकेशन। ये नहीं है कि अब यूएस ही जाना है, मुझे कनाडा ही जाना है तब मेरे को अच्छा मिलेगा। यहाँ पे भी आई थिंक आई फील आई एम ग्रोइंग अलॉट। लेकिन तेरे को क्या लगता है कि मतलब नेपाल में इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस बेटर नहीं है कि वहाँ पे मैनेजमेंट आगे परस्यू कर ले तू? हाँ यू कैन सी दैट दैट्स अ प्रॉब्लम। आई थिंक एक ही यूनिवर्सिटी है दैट आई फील इट्स गुड ओवर देयर। अब जो मेन सेंट्रल है जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, गवर्नमेंट रन है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अभी रिसेंटली अब क्या होता है वहाँ पे कि 3 साल का कोर्स में भी आपको 5 साल लग जाते हैं। रिजल्ट अच्छे से टाइम पे नहीं निकालते, पेपर खो गए, आंसर शीट ही खो गया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। मैनेजमेंट थोड़ा पोर है उधर का, और फिर उसके वजह से स्टूडेंट्स को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एंड काठमांडू यूनिवर्सिटी बोल के है दैट आई फील इज़ वेरी नाइस। अच्छा। वहाँ पे मैं एक्चुअली पढ़ने का सोच भी रहा था। और एक काठमांडू मैनेजमेंट कॉलेज या कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, के सी एम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, दैट्स ऑल्सो गुड। सो अगर मैं यहाँ पे नहीं आता था आई वुड बी स्टडिंग ओवर देयर, क्योंकि फॉर्म वॉर्म सब भर दिया था, बस जाके मेरे को एग्ज़ाम लिख के आना था और इंटरव्यू होता, जो मेरे को मालूम है मैं क्रैक कर ही लेता। एंड ये जस्ट आई फील लाइक अगर मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है, आई एम गेटिंग स्टडी फ्री ओवर हियर, तो ऑब्वियसली मैं इंडिया को ही चूज़ करूँगा। मतलब तेरे को डिफरेंस एजुकेशन वाइज क्या लगता है कि जैसे तूने स्कूल लाइफ भी अपनी वहाँ पे बताई और यहाँ कॉलेज लाइफ तू अभी परस्यू कर रहा है, तो ऐसा क्या है कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या कोर डिफरेंस है? डिफरेंस तो आई डोंट फील कुछ भी है, वही है, हर जगह ऐसा ही रहता है। इट्स जस्ट दैट हाउ वेल यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने का स्टाइल सबका वही है। क्लास स्टूडेंट्स क्लास में रहते हैं, लेक्चर देते हैं, जिसको सुनना है वो सुनता है, जिसको नहीं सुनना है नहीं सुनता है।
और एग्ज़ाम का बात आ गया, जैसे यहाँ पे भी होता है कि टीचर ही क्वेश्चन सेट करते हैं और स्टूडेंट्स लिखते हैं, टीचर ही चेक करता है। दिस इज़ फॉर क्या बोलते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस। अब जो टीयू अफिलिएटेड बोलते हैं, जो मेन सेंट्रल कैंपस है, ठीक है। तो उनमें शायद थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। आई माइट बी रॉन्ग क्योंकि मैंने उतना रिसर्च किया है नहीं। हाँ, मैं नेपाल से हूँ, आई आई थिंक आई शुड नो दी ऑल द थिंग, बट मैं उतना इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो वहाँ का मुझे देख के भी अभी कोई फ़ायदा लगता नहीं है। जब चाहिए तब देख लूँगा मैं। एक बार फिर भी तू मतलब जो वो तूने बताया जहाँ पे वो पोर्टल का लिंक है वो बता, मैं यहाँ पे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। ओके, स्टडी इन इंडिया, बस यही लिखेगा तो आ जाएगा। ठीक है। मैं स्टडी इन इंडिया एक पोर्टल जैसा, एज इन इट्स अ वेबसाइट ओनली जहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर स्कॉलरशिप कॉल ICCR स्कॉलरशिप, वो भी डाल सकता है। अगर तू मैं ही लिंक शायद तुम्हें भेज दूंगा कि हाउ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस। एंड मैक्सिमम को पता ही रहता है ये है, एग्जिस्ट करता है बोल के। बट ये है कि स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं गलती इसमें कि एक्सपेक्टेशंस हाई रख लेते हैं, एज इन एक ही सीट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल IIM बोधगया में देयर आर ओनली 3 सीट्स बट पीपल अप्लाइंग फॉर देम आर 50, तो नहीं मिलता है, प्रोबेबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। जस्ट एन एग्जांपल। तो वैसे ही लोग बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट डाल देते हैं, इसलिए वैसे नहीं मिलता है। डालो ये नहीं बोल रहा हूँ, यू गेट 5 ऑप्शंस प्रेफरेंस वाइज। जैसे कि हम कमिटीज में प्रेफरेंस नहीं डाल देते, वैसे ही प्रेफरेंस वाइज होता है उसमें। तो रख दो, ये नहीं बोल रहा कि मत रखो, बट ये नहीं करो कि पूरा पाँचों का पाँचों प्रीमियम रख दो उसमें, कि चल, हो ही ना किसी में। तो मतलब जैसे मतलब एक इंसान को डाइवर्सिटी रखनी चाहिए, मतलब अगर एज अ स्टूडेंट ही शुड गो फॉर मल्टीपल कॉलेजेस एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट टू वन, है ना। चलिए, तो हो गया फॉर्मल। थोड़ा इनफॉर्मली अगर बताया तो तेरे दोस्त कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में तेरा क्या उनका इन्फ्लुएंस है तेरी लाइफ में, कैसे तू अपनी फ्रेंडशिप्स को आगे मतलब निभाता है, और तेरा क्या उनका रोल है तेरे लाइफ में। अभी आई थिंक आई मेंशन दिस बिफोर कि जो दोस्त है उन्होंने ही मेरे को शेप किया है, क्योंकि घर में सबके घर में ये रहता है अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, और ठीक है, और बी डिसिप्लिन, बी हम्बल। बट जो दोस्तों के साथ रह के मैं कॉन्फिडेंस आया है मेरा, वो बहुत अभी, जैसे कि तू क्लास में भी देखोगे तो मैं हेजिटेट नहीं करता हूँ। अगर मेरे को बोलने का मन रहता है मैं बोल देता हूँ, टीचर सुने ना सुने, उनको अच्छा लगे ना लगे बोल के, मुझे बकचोदी करना है मैं कर लेता हूँ। DCP। DCP AE तो ये सब चलता रहता है। तो जितने भी दोस्त हैं जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनके वजह से मैं बहुत ही चेंज हुआ हूँ, क्योंकि जो मेरा क्लास 8 9 एंड 10 है, यही 3 सालों में मैं बहुत बदला हूँ, बहुत ही ज़्यादा बदला हूँ। क्योंकि ये समझ ले इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन गया हो। और यहाँ के जो दोस्त हैं। यहाँ के दोस्त तो फिर है ही। मैं यहाँ पे भी, मैं जब आया था ना तो क्या हुआ था कि 8 9 10 में तो हो गया, बट लॉकडाउन में वो सब फिर भूल गया मैं। अकेला ही रहता था, कुछ करने का मन नहीं करता था मुझे, तो वो सब सब भूल गया मैं। किसी से बात ही करना छोड़ दिया था मैं। फिर 12th में जाके फिर थोड़ा थोड़ा, नहीं यार ये गलत हो रहा है, बात तो करना चाहिए, सही बिकॉज बात अकेले कोई आदमी सरवाइव नहीं कर सकता है। और पॉसिबल। कोई ना कोई तो चाहिए रहता है, और चुपचाप तो हमेशा रह नहीं सकता। तो 12th में भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, मतलब A levels किया था मैंने, और बहुत अच्छे अभी भी उनसे बात होती है मेरी, अच्छी से ही बात होती है। एंड देन यहाँ आया, मैंने सोचा चलो यहाँ आ गया हूँ, 3 साल रहना है, क्योंकि आई हेटेड द आइडिया बिकॉज मैं बिहार में आया हूँ बोल के। इट्स लाइक बहुत ही अब मुझे रिग्रेट बोलो क्या बोलो, क्योंकि मैं अपना, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन दिस इंस्टीट्यूट और बट प्लेस, आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। बट तू US का स्टैंडर्ड रख के तू बिहार आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। समझ रहा है। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीथिंग, मतलब बुरा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट जो स्टैंडर्ड सेट किया था मैंने खुद के लिए, सही बात है। US जाऊँगा, वहाँ पढ़ूंगा। नाउ आई एम हियर एट बिहार, पीपल डोंट लिसन टू IIM बोल के, बोध गया बोल के, वो पूछते कौन सी जगह पे है। पर्सनल एक्सपीरियंस ये मेरा भी एग्जैक्टली है। exactly. कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो जाए, वो जगह भी बहुत मायना रख देती। बिहार बोलती है, अरे यार बिहार में पढ़ रहा है क्या है ये, ऐसा होता है। मेरे दोस्त बोलते हैं भाई बिहार ही हो गया है। अब मैं बोला भाई ठीक है यार, पढ़ने ज्यादा आया हूँ, अब करना तो पड़ेगा ये। ज्यादा मत बोल, आसपास भी वही लोग। ठीक है, तो वही है, पहले ही बोल दिया कि इसे 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 कट कर देना।
वरना विवाद हो जाएगा, वरना फिर मेरे को इंडिया से निकाल देंगे लोग। 1.5 साल अभी यहीं रहना है। नहीं ठीक है। तो इट्स स्टैंडर्ड ही मैंने शायद बहुत हाई सेट कर दिया था। अब इट्स नॉट दैट कि मेरा यूनिवर्सिटी में हुआ नहीं, एडमिशन ऑफर लेटर मिल गया था, वही स्कॉलरशिप की बात आ गई, वेरी एक्सपेंसिव, 80,000 70,000 US डॉलर पर ईयर, इट्स वेरी हाई, वो नहीं सस्टेन कर सकते। थोड़ा स्कॉलरशिप मिलता तो भी सोच भी सकता था, बट नहीं मिला कुछ भी। तो फिर वही है, यहाँ पे मिल तो गया। यहाँ आने के बाद अब तेरा क्या फ्यूचर में, कि आफ्टर 3 इयर्स तू क्विट कर देगा या फिर 5 इयर्स के बाद? हाँ, आई हैव ऑलरेडी डिसाइड मैं क्विट कर रहा हूँ बोल के। अब आई थिंक बीबीए के बाद ही इमीडिएटली एमबीए करना वायबल नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ मैं जाके एमबीए में भी पढ़ूंगा। तो फिर उससे मेरे को ज़्यादा फ़ायदा लगता नहीं कुछ होगा, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है मेरा 3 साल के लिए, एंड इफ़ आई कंटिन्यू फ्रॉम यर पैसे देना पड़ेगा, वो भी है और महंगा है, बिकॉज अगर कितना 20-25 लाख है ना शायद यहाँ एमबीए का यहाँ कहाँ फीस, है? और उसको आप 1.6 से मल्टीप्लाई करो। 1.6 वहाँ की करेंसी का? हाँ अच्छा। मतलब तो कितना 30-35 लाख सही बात। आराम से हो गया, 40 लाख तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम्म। तो फिर 40 lakhs 2 साल के लिए, एंड आई एम स्टडिंग वट एवर आई एम स्टडी इन बीबीए, जो आईपीएम के पहले 3 साल में पढ़ा है। तो आई डोंट फील देयर इज एनी बेनिफिट टू इट। So you got only scholarships for BBA, not for MBA? हाँ, आई हैव नॉट गॉट, मतलब अप्लाई कर सकता हूँ बाद में, बट राइट नाउ आई ओनली गॉट स्कॉलरशिप फॉर बीबीए। तो मतलब BBA के बाद फिर तू इंडिया में ही रहेगा या फिर नेपाल वापस चला जाएगा? नहीं, मैंने अभी के लिए तो ये सोचा है, आई एम अपेयरिंग फॉर CFA, स्कॉलरशिप मिला है उसमें भी, तो मैंने सोचा चलो एक बार दे ही देता हूँ। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो मैं नहीं देता। तो अगर वो निकल गया तो आई थॉट ऑफ वर्क एक्स के लिए ठीक है। 2-3 साल वर्क एक्स लूँगा, देन जीमैट का भी अभी पढ़ ही रहा हूँ, एंड देन आई बी अप्लाइंग आउटसाइड। बाहर हो गया तो अब वहाँ पे देखा जाएगा, बाहर एक बार हो गया तो उतना आगे का भी सोचा नहीं है मैंने। तो अपना तेरा CV बिल्ड करने के लिए तू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ करते थे? तूने बोला CFA कर रहा है, GMAT के लिए पढ़ेगा। मैंने देखा तू केस कॉम्पिटिशन भी थोड़ा मतलब लड़ता रहता है वहाँ पे, केस कॉम्पिटिशन्स। तो मतलब तेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तेरे उसके लिए, ग्रोथ के लिए, या फिर कोई बंदा जो अभी स्टार्ट कर रहा है अपनी BBA जर्नी, उसको ये सब चीज़ें करनी चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली ये सब करनी चाहिए। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि CFA ही करो, जीमैट ही दो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है यू परस्यू दैट। मैं केस कॉम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब आया था मेरे को मालूम नहीं था केस कॉम होता क्या है। मुझे भी नहीं पता था ऐसा। सब भव्य बाफना बोल के एक दोस्त है मेरा, वो बोलता है केस कॉम करते हैं, क्विज देना पड़ता है, केस होना पड़ता है, भाई ये क्या है, और सब लोग पागलों की तरह कर रहे हैं। मैंने बोला चलो हम भी चख लेते थोड़ा, ये होता क्या है बोल के। तो अभी तक जीता तो नहीं हूँ मैं एक भी, फाइनल्स में 2 बार पहुंचा हूँ, और कानपुर और गुवाहाटी का था शायद। एंड मेन रीज़न तो यही था घूमने जाना है बोल के, तो आराम से घूम के आए। एक जीतेंगे अभी। अभी अभी जीतेंगे, एक अभी जो आने वाला है। एक जो आने वाला है वो जीतेंगे। हाँ, होप सो, आई वी आर ट्राइंग। अभी रिवील नहीं करेंगे। अभी रिवील नहीं करेंगे कौन सा वाला है, एक बार जीत जाएंगे फिर, वरना फिर इसको भी कट कर देना बाद में। इसका तो डेफिनेटली। और हाँ, सो कहाँ का वो व्हाट वाज द केस क्वेश्चन? कंपटीशन कहाँ का। केस कंपटीशन में थे हम। तो केस कंपटीशन करने का मेन रीज़न ये था कि स्टार्टिंग ट्रेंड था, सब लोग कर रहे हैं, चलो हम भी देखते हैं क्या है बोल के। बट जब जब भी मतलब करते गया तब समझ में आया, अच्छा क्यों करते हैं बोल के। एज इन यू गेट रियल लाइव केसेस, कि मतलब रियल बिजनेस की बेसिस पे ही वो केस देते हैं, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट। तो उससे ये मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि रियलिटी में होता क्या है, लोग कैसे करते हैं बोल के। एंड अनदर रीज़न केस कॉम वाज खुद के ग्रोथ के लिए, ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज मेरा बढ़ रहा है। केस कंपटीशन प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, बिजनेस वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउ वेल यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ, प्रेजेंट योर आइडियाज़। तो केस कंपटीशन की हो गया। CFA इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स बेटर देन डूइंग MBA राइट नाउ। एंड CFA से और फाइनेंस फील्ड में मेरे को नंबर से अच्छा लगता है, नंबर के साथ खेलना। मैथ्स में थोड़ा अच्छा हूँ मैं, क्रिएटिव चीज़ें मेरे से होती नहीं है, मार्केटिंग वगैरह मेरे को नहीं लगता है दैट्स माई तो फील्ड। मतलब तेरा फोर्टे फाइनेंस है ज़्यादातर? मेरा मोन फोकस हाँ फाइनेंस की तरफ, आई थिंक आई कैन डू समथिंग। मार्केटिंग सेल्स ये नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटिव माइंड मेरा है नहीं, ठीक है, मतलब तेरा लॉजिकल ज़्यादा है। लॉजिकल ज़्यादा है। तो फाइनेंस आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग CFA। CFA भी मुझे नहीं मालूम था क्या है, दोस्तों लोग कर रहे थे, चलो स्कॉलरशिप भर देते, मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, मिल गया तो अभी करने का सोच रहा हूँ। और GMAT तो वही है बाहर के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस
जो जीमेट का इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, टफ होता है। तो अगर मैंने उसको अच्छे से क्रैक कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा इंग्लिश अच्छा है। लेकिन मतलब तू इतनी सारी चीज़ें कर रहा है तो यहाँ का तेरे को पता है शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है? मतलब तू ये कमिटी में भी है, हम्म। फिर CFA भी कर रहा है, हम्म। फिर तेरी CGPA भी डिसेंट है, ठीक हम्म। है, टॉप 20 या 25 में है हम्म। तो इतनी सारी चीज़ें एक दिन में मैनेज करना और फिर डेली इसको रिपीट करना, मंडे टू संडे या फिर मंडे टू फ्राइडे बोल रहे हैं, हम्म। तो मतलब तेरे को लगता है कि इतना फीजिबल है एक बंदे के लिए? फिजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं खुद बोलता हूँ मैं डेली नहीं कर पाता हूँ ये सब। अब क्या हो जाता है कि आई ट्राई टू मेक अ साइकिल, एज इन आज मैं जीमैट का पढ़ा तो कल मैं CFA का पढ़ूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूँ। सो अभी क्या हुआ था कि अब तूने भी देखा होगा कि जब मैं फर्स्ट ईयर के बाद आया मैं बहुत मोटा था, मैं बहुत ही मोटा हो गया था, तूने देखा था मुझे। उसके बाद में ये हो गया था कि नहीं यार बहुत मोटा हो गया, जिम भी जाता हूँ अभी। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ रीज़न की वजह से नहीं जा रहा हूँ, बट जिम जाता हूँ। अभी मंडे से स्टार्ट करने वाला हूँ, डोले शोले बनाने हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और फिजिकल हेल्थ तो देखना ही पड़ता है। तो क्या हो जाता है कि आई फील यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकता है तो। बट ये भी नहीं है कि तुम ट्राई नहीं कर सकते, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दिन में सब कुछ नहीं करता हूँ। जिम गया हूँ, अब मैं आता हूँ जिम से, फिर उसके बाद में मैं सोचूंगा आज मैं जीमैट पढ़ूंगा, CFA पढ़ूंगा, इट्स बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट। तो CFA पढ़ने का मन किया तो 2 घंटा पूरा टाइम देता हूँ CFA के लिए। ये नहीं ये नहीं है कि बकचोदी कर रहा हूँ, बुक खोल लिया है कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2 घंटा प्रॉपर CFA तो के लिए मतलब टाइम। तू जनरली मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी में नहीं पढ़ता, रूम में पढ़ता, तो रूम में पढ़ाई हो जाती है हॉस्टल के अंदर? हाँ आराम से रूम लॉक कर लेता हूँ, क्योंकि देख मुझे चाहिए मेरा कंफर्ट स्पेस जहाँ पे मैं आराम से विदाउट एनी टेंशन पढ़ सकता हूँ। लाइब्रेरी में क्या होता है, लोग आते जाते रहते हैं। साइलेंस की बात नहीं है, साइलेंस तो रहता ही है। आई डोंट लाइक द आइडिया दैट पीपल आर लुकिंग एट मी व्हाइल आई एम स्टडिंग और नोटिस कर रहे हैं मुझे। ठीक है तेरा। रूम पे रहता है अपना कंफर्ट स्पेस है, जैसे भी लेट के पढ़ो सो के पढ़ो, कोई जज करने वाला रहता नहीं है, आराम से पढ़ो। और फिर अब यहाँ पे भी ये हो जाता है कि पानी भरने फिर वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ तो रूम के बाहर ही पानी रहता है। ऑर्डर कुछ कर लिया, भूख लग रही, वहीं ऑर्डर करो, नीचे जाओ लेके खा लो। यहाँ पे फिर कैंटीन जाओ, बैठो थोड़ी देर। तो वो थोड़ा 2 मिनट भी अगर मैं सेव कर पा रहा हूँ तो ठीक है, मैं रूम पे ही बैठ के कर लेता हूँ। और इतना, और जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं सबको बोल देता हूँ देख भाई पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे मत कर मेरे को कुछ भी डिस्टर्ब मत करना। एंड जो हेक्टिक चीज़ है उसमें देखो टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद दैट्स द ओनली थिंग मैं अभी तक अच्छे से सीख पाया हूँ कि टाइम मैनेज कैसे करना है। सेम। क्योंकि दिन के 5-6 घंटे तो आप क्लास में ही रह जाते हो, फिर उसके बाद में आने के बाद चल 2 घंटे जिम दे दिए, फिर उसके बाद में पढ़ाई करो। अब तुम आप कोर्स का करोगे जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या अपना खुद का देखोगे, वो भी देखना पड़ता है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट हो, बोलने की चीज़ है कि हेक्टिक है, एक बार कर लेते हो ना तो आराम से हो जाता तो है। देखो लगता है मतलब तू अगर फैकल्टी का क्लास में पढ़ा रही है, अगर उतने में ही ध्यान दे दे तो रूम में आके फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहीं जाके फोकस कर ले, जो सब बच्चे अपना मतलब वहाँ पे क्लास पार्टिसिपेट कर रहे हैं तू भी हम्म। उनमें पार्टिसिपेट करके अपना। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक ये जो क्लास पार्टिसिपेशन की चीज़ है, मुझे फिजिबल नहीं लगता है। बिकॉज यू एक्सपेक्ट 75 स्टूडेंट्स टू रेज हैंड टू अ क्वेश्चन एंड सब लोग वही आंसर करें, ये तो नहीं हो सकता। और आप 10-20 क्लास में भी ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना होता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। जब ये क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स रख देते हो आप, तो जो भी बच्चे कर रहे हैं ये सोच के नहीं कर रहे कि मैं आज कुछ सीखूंगा, ये सोच के कर रहे हैं कि मेरे को मार्क्स मिलेंगे। और डीप विद इन सब स्टूडेंट्स के लिए यही है। और इसलिए आइडिया ही नहीं अच्छा लगता है जब आप कुछ भी चीज़ सीखने के लिए कर ही नहीं रहे हो, आप बस कर रहे हो बिकॉज आई एम गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर इट, खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे। तो वो अगर देखा हुआ मैं क्लास में कभी हाथ नहीं उठाता हूँ। जब भी उठाता हूँ मेरा इंटेंशन ये है, अरे यार बहुत हो गया, CP लेना पड़ेगा, क्योंकि रैंक बहुत बदल बदल जाता है इसकी वजह से। तो उसके लिए हाथ रेज करता हूँ, मैम ये क्वेश्चन है ये वो बोल के। वो देखा भी हमने सेमेस्टर 2 में जब कितनी रैंक्स ऊपर नीचे हुई थी जस्ट बहुत बिकॉज ऑफ बहुत CP। CP की वजह से। तो अब इतना तो मेरे को रैशनल होना पड़ेगा कि यार मार्क्स का मामला है, बोलना तो पड़ेगा। तो अगर तू मिड सेम और एंड सेम में इतने अच्छे मार्क्स लिया है तो तेरे को CP की इतनी ज़रूरत ही ना हो। नहीं, वो नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी हाई एंड में हो, टॉप 30 में हो, तो ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहता है कि वो ख़राब करेगा एग्ज़ाम।
मार्क्स उतने होते आएंगे, डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1-2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, मार्क्स कहाँ पे आ जाते हैं, असाइनमेंट और सीपी में आ जाती है। तो उसमें भी 1-2 मार्क्स होता है ना, 10-15 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो वो ध्यान में देना पड़ता है, क्योंकि मैंने भुगता है, तो इसलिए मुझे रिस्क नहीं लेना है। इस बार भी मैंने सीपी ज़्यादा तो लिया नहीं था, बट जितना लिया है उस हिसाब से आई थिंक आई विल गेट। सीपी बता दे, बार क्लास क्लास पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन होता है, इज बेसिकली योर टीचर गिव्स यू मार्क्स फॉर हाउ वेल यू आर पार्टिसिपेटेड इन क्लास। नहीं तो कुछ लोग सीपी मतलब ही ना समझे। हाँ, फॉर क्लैरिफिकेशन। चल मतलब ठीक है मानचू, मतलब मज़ा आया तेरी मतलब बैकग्राउंड स्टोरी समझ के। यहाँ तेरे को कैसा कल्चर डिफरेंस लगा, मतलब ऑब्वियसली नेपाल का जैसा तो नहीं लगेगा, क्योंकि नेपाल में तेरा होम मतलब ऑब्वियसली तेरा होम कंट्री हुई है, तो तेरे को वहाँ ज़्यादा बेटर फील होगा, कंफर्टेबल वहाँ। लेकिन मोरलेस मैंने ये देखा कि इंडिया भी तेरे लिए उतना ही फीजेबल था जितना तू नेपाल में पढ़ता। बल्कि तूने खुद ने बोला कि एजुकेशन वाइज इंडिया इज़ बेटर बिकॉज दे हैव बेटर कॉलेजेस एंड ठीक है, मतलब अच्छी बात है कि तूने दूसरी कंट्री का भी पर्सपेक्टिव देखा, तो तेरे को आगे जाके इसमें कहीं ना कहीं हेल्प ही होगी। चल ठीक है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा तुझसे बात करके कि तेरा मतलब नेपाल और इंडिया का क्या कॉन्ट्रास्ट था, क्या डिफरेंस था। तो थैंक यू फॉर कमिंग हिमांशु, एंड इट वाज अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच दैट यू हैड मी ऑन दिस पॉडकास्ट। आई फील ऑनर्ड बिकॉज ऑब्वियसली यार, अब मेरे को थोड़ा ना मालूम कब ये पॉडकास्ट होगा नहीं होगा। मैं तो सोचा भी नहीं था पॉडकास्ट दूंगा बोल के। चल ठीक है चलो, भाई, ओके, थैंक यू। ओके। Okay. So that was the podcast with Himanshu Shah. I hope you guys enjoyed it. So I hope that you got some insights at how he applied from Nepal and he came to India. And also like what was the scholarship plan and what जैसे हिमांशु ने नेपाल से भी इंडिया आके इतना easily culturally adapt कर लिया। I think कि कोई भी इसका मतलब दूसरी कंट्री में जाके बहुत easily adapt कर सकता है। It's just that how we look at and what's our perspective. So thanks for watching the episode. Thank you so much. बहुत मजा आया है भाई। फर्स्ट ईयर IIM बोधिया में कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस भाई। बहुत मजा आता है। हॉस्टल लाइफ एवरीवन शुड एक्सपीरियंस इट इन देयर लाइफ सम वे शेप और फॉर्म। Agreed, totally agreed. Hostel life. बॉयज हॉस्टल स्पेशली टेलिंग यू, बॉयज हॉस्टल बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, यू विल नेवर फॉरगेट इट। ठीक है, मजा आता वो है। सब चीजें तुम्हें वो कराता है जो तुम्हें लाइफ में नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली।